हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई बार डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 नवंबर है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का कोटेशन है करप्शन इज़ पेड बाय द पुअर। तो करप्शन पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो या एथिक्स में आप क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप इस कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं कि करप्शन किस तरीके से पुअर पीपल से रिलेटेड है। दैट इज़ करप्शन इज़ पेड बाय द पुअर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये सारे थॉट्स को कलेक्ट किया हुआ है, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू। और आज के हम लोग 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रेडी फॉर टेक ऑफ। ठीक है, इकोनॉमी से एसोसिएटेड होगा। जैसा कि न्यूज़ में बहुत दिनों से है, बिडिंग का प्रोसेस चल रहा था, उसको लेकर के अप्स एंड डाउन्स थे। तो अभी रिसेंट जो न्यूज़ है उसी पर आर्टिकल को लिखा गया है। अक्टूबर 29 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया दैट अनदर राउंड ऑफ चेंजेस टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया से आपको मालूम होगा डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत सारा प्लान है, क्योंकि जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का वो पिछली बार से इस बार डबल रखा गया है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो जो पैसे है, रेवेन्यू है, उसको बढ़ाना चाहती है। तो 2 तरीके का ऑप्शन हो सकता है, एक टैक्स से हो सकता है, दूसरा नॉन टैक्स से हो सकता है। तो नॉन टैक्स के ये सारे मेथड्स हैं, रूल्स हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे ले आइए, अलग अलग तरीके से पैसे ले आइए। तो यहाँ पर एयर इंडिया के सेल की बात हो रही है बहुत दिनों से ही, और अभी इसमें फिर से एक नया अनाउंसमेंट आया है, ईज़ किया जा रहा है ताकि इसका जो सेल है वो आसानी से हो सके। इसमें जो बिडर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। सो मोस्ट सब्सटेंटिव चेंज, इस बार का जो चेंज है, दैट कंसर्न लेवल ऑफ द debt that prospective bidders would necessarily have to take on if they bought the national carrier. And earlier the government had mandated a fixed level of debt to be bundled with द सेल। तो अभी क्या किया है, थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था और वो बिडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बर्डन आ रहा था। उसको ईज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है उसमें क्या कहा है, दैट इट विल अलाउ द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स विद द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है इनको, टू डिसाइड द लेवल ऑफ डेट दे विश टू टेक। जो डेट बर्डन है उसमें वो कितना लेवल को लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। अब पूरे बर्डन को लेना कंपलसरी नहीं है वाइल बाइंग द डेट रिडन एयरलाइन। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, दूसरा जो चेंज है, सब्सटेंटिव चेंज है, दैट द विनिंग बिडर विल हैव टू deposit at least 15% of the bid amount in cash with the government ahead of the share transfer. Will have to deposit at least 15% of the bid amount in cash with the government ahead of the share transfer. तो ये कुछ चेंजेस हैं, 2-3 बदलाव हैं जिससे कि ईज़ करने की कोशिश की गई है यहाँ पर बिडिंग के पूरे प्रोसेस को। एंड इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो प्रोसेस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और ये बाकी जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा। The high and rising level of debt has easily been the biggest stumbling block of the sale of Air India. तो एयर इंडिया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेट बर्डन है और काफ़ी नुकसान हो रहा था सरकार का। और इसमें डेट कितना, अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज़ का डेट है पेंडेमिक के पहले का। और अभी तो आपको पता है कि एविएशन जो सेक्टर है उस बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कोविड की वजह से, कि पूरी तरीके से बंद रहा सब कुछ। तो उसके बाद जो डेट की स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब चाह रही है कि वो कैसे चीज़ों को आसान बनाए ताकि जो सेल का प्रोसेस है वो आसानी से हो सके और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ सके और आगे इकोनॉमी की ग्रोथ में वो उसको यूज़ कर पाएँ। सो ये कुछ यहाँ पे इवेंट हैं। और एयरलाइन के अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सेम स्थिति है। तो एक एक करके गवर्नमेंट यहाँ इन चीज़ों को ठीक करना चाह रही है। अगला आर्टिकल देखते हैं, 70s लेसन फॉर वैक्सीन प्लान। जीएस पेपर 2 में रखेंगे इसको। और देखिए यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। तो जो राइटर हैं उन्होंने अपने लाइफ का कई सारा एक्सपीरियंस दिया है कि उनके समय में 70s के दशक में किस तरीके से पॉलिसीज़ बन रही थी, तब फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, देन गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही थी। तो ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एन इकोनॉमिस्ट विद अ कंसिडरेबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैज़ पॉइंटेड आउट under normal circumstances India managed to vaccinate only 65% of under 5-year-old
100 मिलियन ऑफ 150 मिलियन इन दैट एज ग्रुप। तो एक डाटा है ये, एज इकोनॉमिस्ट इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में आप कहीं पर कोट कर सकते हैं। एंड इम्प्लीकेशन दैट 200 मिलियन पीपल टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड and in the first year means a very difficult if not an almost impossible target। तो इंडिया की जो स्थिति है, जो यहाँ का डेवलपमेंट प्रोसीजर है, उसके हिसाब से जो चैलेंजेस है उसको देखते हुए अगर हमें फर्स्ट ईयर में 200 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट करना पड़ा तो वो कितना बड़ा और कितना इम्पॉसिबल सा टारगेट है। दिस चैलेंज नीड्स केयरफुल थिंकिंग। तो ये इतना बड़ा जो चैलेंज है उसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। एंड द फर्स्ट टास्क वुड बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, एक तो पहले जो ये डाटा इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है उसके बारे में एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम होने की ज़रूरत होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स at the village level and using guesswork in case where we don't have data। तो कहीं पर क्या होता है ना, गेस कर लिया जाता है जहाँ पे डाटा नहीं होता कि चलो इतने जगह पर ये हो रहा होगा, बट विलेज लेवल पर भी एग्जैक्टली ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन उसको लाने की ज़रूरत है। एंड दोज हु वर्क सच अ सिस्टम मस्ट बी supported। they have difficult task taking decisions with the lowest probability of a failure despite information gap। we must appreciate their heroism and forgive their mistake। so any case nesty parliamentary question will have to be answered। तो अब देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले तो ये एनजीओ का जिक्र करते हैं कि वंस एक सिस्टम आर द वर्कड आउट एनजीओ सच एज सेहत एंड पीएचएफआई का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस एनजीओ है। कुड रोब्ड इन ड्राफ्ट अ प्लान टुगेदर विद द नेशनल इंस्टीट्यूट्स। और इसमें इन्होंने फिर कहा है कि कैसे हम बाकी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट फास्टर एंड मोर ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिले तो वी कुड टर्न टू सेक्युलर धर्म गुरुज हु हैव अ लार्ज फॉलोइंग। तो अगर आपने देखा होगा तो ऐसे जो धर्म गुरुज हैं उनके बहुत सारी फॉलोइंग्स होते हैं, बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। उनका कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और इनको हम कैसे स्टेट और इस रीजन में अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप के लोग होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। दे आर एक्चुअली रिलीजियस लीडर्स विद अ सॉलिड रेपुटेशन फॉर फील्ड वर्क में इनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होता है जो ये धर्म गुरुज होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू फॉलो थ्रू व्हेन टास्क इज स्पेल्ड आउट ऑफ देम। एंड द खालसा इज ऑफ कोर्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल रीच। तो ऐसे जो जैसे खालसा हो गया या फिर बाकी और जो सेक्ट्स हो गए जिनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। द पब्लिक सेक्टर्स इन पीपीपी मोड, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है जिसमें हम काम करके और इफ़िशेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, वुड नीड टू बिल्ड अप द सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीपी मॉडल को यूज़ करके हम सप्लाई चेन स्ट्रक्चर को और अच्छा करना चाहते हैं। और रियलिस्टिक प्लान विल ऑफ कोर्स बी फॉर 12 to 18 months एंड अप्रेजल सिस्टम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अब ये अपना एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने कैसे काम किया था जब 70s का समय था और फूड ग्रेन्स की भारत में बहुत ज़्यादा कमी थी। आपको याद होगा हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और फूड क्राइसिस बहुत थी भारत में। तो उस समय में द देन गवर्नमेंट ने कैसे काम किया था। जो राइटर हैं वो भी उस समय की प्लानिंग डिवीज़न का हिस्सा थे और तब इनको कितनी जिम्मेदारी दी गई थी। इनको ये कहा गया था कि आप ऐसा कुछ प्लान करो, वी आर वेरी यंग, आप ऐसा कुछ प्लान करो जिससे कि हमें अमेरिका के सामने हाथ ना फैलाना पड़े ग्रेन्स की डिमांड को लेकर के। तो आज देखिए, तो जो तब की स्थिति थी ग्रेन्स को लेकर के, आज कहीं ना कहीं वो वैक्सीन को लेकर के स्थिति है कि चाहे जो भी वैक्सीन बनाता है उसमें सफल होता है, लेकिन भारत में जो इतनी बड़ी आबादी है उन सभी को वैक्सीनेट करना होगा। और वैक्सीनेट करने के लिए भी अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर हमारी स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ कहा गया है कि जब हमें ग्रेन को लेकर के सेल्फ डिपेंडेंट होना था, सेल्फ सफिशिएंट होना था, तब उस समय के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने किस तरीके के मॉडल को अपनाया था। जो उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मॉडल था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आज ये स्थिति है कि हमारे पास इनफ ग्रेन मौजूद है और आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं ग्रेन के मामले में, इवन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
सो विल वी नाउ हैव अ करेज टू फेस द रियलिटी। सबसे पहले तो हमें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि हम कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। एग्जैक्टली जो डाटा ऑफ डेथ है उसको फेस करना होगा। बट इफ़ वी मैनेज टू डू सो, अगर हम ऐसा कर पाए, we will build the best possible, though by no means not perfect vaccine plan and improve on it as we go along। तो हमें एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाना होगा, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, नो डाउट, बट आपको एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो लगातार इम्प्रूव करेगा और फिर इससे जो प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर किया जा सकता होगा। एंड दैट्स वाई द मीडिया एंड टीवी शो टॉक्स द हीरोज आफ्टर कोविड। नो बडी हैज़ करेज टू टॉक अबाउट वॉट हैपन्स। जाहिर तौर पर अभी जो चीज़ें हो रही हैं, कितना डेथ हुआ, कितने लॉस हुए, कितना नुकसान हुआ, सोशल सिक्योरिटी नेट ना होने की वजह से कितनी परेशानी आ रही है लोगों को, इन सभी के बारे में बहुत कम बातचीत हो रही है टीवी शोज़ पर, मीडिया में। एंड बिकॉज इट्स नॉट गुड लुकिंग स्टोरी। जाहिर तौर पर ये गुड लुकिंग स्टोरी नहीं है, इसलिए स्टोरी को कोई कवर करना नहीं चाह रहा है। द डोमिनेंट मीडियम इज़ द मैसेज स्टोरी विल टेल अस दैट ऑल इज़ वेल ओनली आफ्टर 1991। तो जिस तरीके से प्रीवियस एरा में जो रिस्क लिया गया था, जिस तरीके से पॉलिसी मेकिंग्स की गई थी, वैसे आज इस कोविड के समय में वैक्सीन को लेकर के भी एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेप्स है उसको उठाने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है डायलेमास ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं आएगा, ये इसको इकोनॉमी में रख सकते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में जो चीज़ें कही गई हैं वो, हालांकि आप इसे कुछ एक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें डेवलपमेंट बताया गया है और स्पेसिफिकली एक रीज़न को इन्होंने टारगेट किया। जो राइटर हैं वो बिनसार जो सेंचुरी है उत्तराखंड में उसको टारगेट करते हुए, फॉरेस्ट सेंचुरी को टारगेट करते हुए और अपनी स्टोरी को जोड़ते हुए सारी बातें बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिसको यहाँ से लिया जा सकता है। सबसे पहले तो एक जब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, राइट, क्या टेंशन्स हैं, तो वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आप देखिए, अगर आप एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो और जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान होने लग जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज से किया जाएगा ओनली देन वी कैन से, वो भी फुल्ली नहीं, पार्शली हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पे राइटर पूरी तरीके से अपनी स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। जो बिनसार रीजन में जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उस पूरे रीजन में जो लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका क्या मानना है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, उनका क्या मानना है, वहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने 87 के टाइम का जिक्र किया है। इनका खुद का भी, जो राइटर, इनका खुद का भी वहाँ पर कॉटेज था बिनसार सेंचुरी में। एंड कोई वहाँ पे रनिंग वाटर की सुविधा नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ऐसी कोई भी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हॉस्पिटल के भी 30 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता था, आसपास कोई स्कूल नहीं था, राइट। एंड ऑब्वियसली जो वहाँ के ट्रैवलर्स थे मे हैव बीन हैप्पी टू गेट अवे फ्रॉम द क्लटर ऑफ द डेवलपमेंट। तो बाकी जो ट्रैवलर्स हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा मिला, उनको लगा कि हाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन जो विलेजर्स थे वो हैप्पी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होगा उस रीजन में तो क्या होगा, वहाँ पर वहाँ पे एनवायरमेंटल नुकसान होने लग जाएगा। दे वांटेड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, स्कूल, अबव ऑल एल्स जॉब। दे वर्बलाइज्ड देयर प्रोटेस्ट एंड एट टाइम्स। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे जब फॉरेस्ट फायर आता है तो क्या कुछ होता है। कुमाऊँ रीजन के बारे में ज्योग्राफी में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस रीजन में कौन कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं, तो नंदा देवी, त्रिशूल, पंचकुली, ये सब जो इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक्स हैं ये इसी रीजन में हैं। तो हम आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से। एंड वन कैन नॉट बट रिफ्लेक्ट ऑन द फोर वार्निंग ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट इज इफ द वर्ल्ड and to be more scientific, India does not tackle the issue of greenhouse gas emission। तो अगर इंडिया बहुत फास्टर लेवल पर डेवलप करना चाहता है तो यहाँ पे अगर आप डेवलप फर्स्ट की नीति को अपनाते हैं और क्लीन अप लेटर को, यानी कि पहले हम डेवलप कर लेते हैं इकोनॉमी को और बाद में हम एमिशन को कम करते रहेंगे और एनवायरमेंटल नुकसान को बचाते रहेंगे, तो इंडिया इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ की स्थिति ये है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट फायर वगैरह इतना बढ़ रहा है ये भी एक एनवायरमेंटल कॉज है। ग्रीन हाउस गैस
का एक इम्पैक्ट कह सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कह सकते हैं। तो अगर हमने अभी पहले फोकस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में नहीं दिया और हमने पहले फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर दिया, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आगे हो सकता है। एंड द लैक ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट, अभी जो कोविड के समय में चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, सभी लोग ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की जॉब चली गई है, जॉब जाने की वजह से अभी वो लोग फिर से वापस अपना जॉब चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं होने की वजह से लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, राइट। इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी क्लोजर टू द होम, अब लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर के आसपास ही कहीं पर रह करके और अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जाए, डेवलप किया जाए, क्योंकि अब दूर में जाना, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में जब भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। एंड एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑफर्स नो स्कोप, तो आसपास में क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर में वो काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ से उनको कोई ऐसा होप मिल नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी एंड इको टूरिज्म आर द ऑप्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का काम हो सकता है, या फिर इको टूरिज्म का काम हो सकता है, तो ये सारे ऑप्शंस उनके लिए हो सकते हैं। बट देन द MSME इंगेज इन दीज सेक्टर्स आर स्ट्रगलिंग टू सस्टेन देयर बिजनेस। तो देखिए, आपको जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस आर्टिकल का जो सेकेंड हाफ है, उसके पॉइंट्स को आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में इश्यूज अभी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, MSMEs के कौन से सेक्शन है जहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एंड लिक्विडिटी की क्या क्रंच है, क्या दिक्कतें हैं मार्केट में। एंड देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड दैट द सेंटर मस्ट ओपन द फर्दर फिजिकल स्पाइकॉट एंड हेल्प द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स टू सोशल सिक्योरिटी नेट्स। तो अब यहाँ पे बेसिक इनकम, मिनिमम इनकम या फिर अदर फिजिकल एक्सपेंडिचर के माध्यम से गवर्नमेंट हेल्प करना चाहेगी, लेकिन एट प्रेजेंट एक फिर से वही कहा जा रहा है कि जो फास्टर स्टेप है वो लेना होगा। एंड स्टार्क मैनिफेस्टेशन टू ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ आर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटी इज़ यूबिक्विटस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा, साथ में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी को भी और स्ट्रॉन्ग करना होगा। दो ट्रैक पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, राइट। क्योंकि अभी देखिए, फिजिकल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी भी क्राइसिस है। गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सेलफोन ठीक से काम नहीं करते, और वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ऐसी दिक्कतें हैं हिमालयन रीजन में, जहाँ पे लोगों के ये अलग अलग परेशानी है उनके, जो प्लेन एरिया से थोड़ा ज़्यादा टफ आप इसको कह सकते हैं। एंड सोसाइटी और के बीच में एक तरीके का ये गैप क्रिएट कर रहा है, तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को यहाँ पर फोकस करना होगा इस रीजन को डेवलप करने के समय में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।